Hello friends, one more time welcome to my YouTube channel. I am Sunil Bist, your friend and teacher. तो फ्रेंड हम कर रहे हैं यूएनओ के बारे में डिटेल वीडियो। एक वीडियो करा चुका हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी। मैंने कहा था कि केनिया से इंडिया में लेपर्ड या तेंदुए लाए गए हैं, लेकिन वो लेपर्ड नहीं है, वो चीते लाए गए हैं। ठीक है, लेपर्ड तो ऑलरेडी इंडिया में है, और जो चीते जो 1952 में विलुप्त हो चुके थे उनको लाया गया है, और उनको मध्य प्रदेश के कोई नेशनल पार्क है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें उनको रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, सॉरी फॉर दैट। तो अब आज करते हैं हम यूएनओ के बारे में, कौन से उसके पार्ट हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इससे पहले हम देखते हैं कि यूएनओ का पर्पस क्या है। यूएनओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है, वो है, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना। सामूहिक व्यवस्था से मीनिंग है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी देश इसके मेंबर होंगे, सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से कलेक्टिवली क्या करेंगे, एक शांति व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर बनाए रखेंगे, और साथ में वो सिक्योरिटी को भी बनाए रखेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार के वॉर में, युद्ध में, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और अगर वो इस तरह की किसी भी फंक्शन में हिस्सा लेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो यूएनओ के जो पनिशमेंट कोड है उसको उनको झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहन देना, सहयोग को प्रोत्साहन देना भी इसका एक इनका मेन फंक्शन है। किन क्षेत्रों में, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड मानवीय क्षेत्रों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। आगे देखते हैं यूएनओ के अंग। जो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव मेनली 6 पार्ट। जो इसके 6 हैं, वो 6 मुख्य पार्ट है, जिसमें पहला आपका आता है जनरल असेंबली। पहला कौन सा है फ्रेंड्स? जनरल असेंबली, जिसको हिंदी में कहा जाता है महासभा। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको कहा जाता है सुरक्षा परिषद। फिर आर्थिक व सामाजिक परिषद है, आर्थिक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अलावा न्यास परिषद है चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट। 6वें नंबर पर सचिवालय, जो इसका सेक्रेटरीट है। तो 6 इसके मुख्य अंग हैं, किसके? यूएनओ के। तो अब पहले अंग के बारे में बात करते हैं, यूएनओ के जनरल असेंबली के बारे में, महासभा के बारे में। वेल फ्रेंड्स, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विधायिका के रूप में कार्य करता है। विधायिका अर्थात विधायिका जिस प्रकार से हमारी जो लेजिस्लेटिव होती है, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, तो इसके लिए कानून बनाना, उन कानूनों को अमेंडमेंट करना जो हमारी पार्लियामेंट करती है, और स्टेट लेवल पर हमारी जनरल स्टेट असेंबली करती है। ठीक है, तो वो ये इसी तरह से जो यूएनओ के काम है उनको कौन करता है? जनरल असेंबली करती है। यूएनओ का प्रत्येक देश, जितने भी देश हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? इसके जनरल असेंबली के मेंबर हैं। ठीक है, all the members, all the country are the member of UNO। ठीक है, जितने भी कंट्री है वर्ल्ड की, वो सारी की सारी इसकी मेंबर है जनरल असेंबली की। और इसमें सभी देशों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जो इनका रिप्रेजेंटेटिव है वो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के 6 होंगे और इंडिया के 2 होंगे, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है। इसमें प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेजता है। कितने फ्रेंड्स? 5 रिप्रेजेंटेटिव हम किसमें? जनरल असेंबली में भेजते हैं। परंतु उनका मत, लेकिन जो उनका जो वोट होता है, जो वोट देते हैं, वो उनका एक ही वोट गिना जाता है। ठीक है, 5 मेंबर का। ठीक है, एक राजनीतिक वैज्ञानिक है सुमा, उन्होंने महासभा को संसार की नगर सभा की संज्ञा दी है। अर्थात उन्होंने जो जनरल असेंबली है उसको संसार की क्या कहा है? नगर सभा कहा है। इसके अलावा वार्डेनबर्ग ने महासभा को विश्व की लघु संसद माना है, पूरे वर्ल्ड की लिटिल पार्लियामेंट। ठीक है, लघु संसद माना है। किसने? वार्डेनबर्ग महोदय ने। ठीक है, ये भी एक राजनीतिक वैज्ञानिक है। महासभा का नियमित सत्र हर वर्ष, जो इसकी जो मीटिंग होती है, जो इसका सेशन होता है जनरल असेंबली का, वो हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार, ठीक है, सितंबर के 3rd मंगलवार, 3rd ट्यूसडे से स्टार्ट होकर और कब तक चलता है? मिड दिसंबर तक। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने देखा। महासभा प्रत्येक नियमित सत्र के आरंभ में एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष का चयन करती है।
कितने, एक इनका प्रेसिडेंट होता है और बाकी कितने 21 इनके उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जनरल असेंबली के। महासभा के 8वें 1952 और 53 अधिवेशन की अध्यक्षता भारत की विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिकॉज वी आर अ इंडियन, और ये हमारे गर्व की बात है कि जो अधिवेशन था 8वां 1952 और 53 वाला, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की वह कौन सी महिला है, भारत की कौन सी महिला है जिसने उसको क्या करा था, लीड करा था? तो विजय लक्ष्मी पंडित। अब उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा जो इसका पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सुरक्षा परिषद। जनरल असेंबली का फ्रेंड यूएनओ का जो सबसे मेन पार्ट है वो सिक्योरिटी काउंसिल ही है। कौन सी? सिक्योरिटी काउंसिल ही है, सुरक्षा परिषद जिसको हिंदी में कहा जाता है। और इसमें से, इस सुरक्षा परिषद में से 5 देशों को वीटो पावर है, और बाकी आइए डिटेल से बात करते हैं। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस तथा सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को। पूरे वर्ल्ड की जो देखेगी कि देश किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियाँ ना हो, जिससे क्या हो, पूरे विश्व की शांति पर असर पड़े। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय अर्थात हार्ट है, एवं संपूर्ण विश्व की शांति व सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा परिषद का ही माना गया है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है, ठीक है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी मानी गई है? सिक्योरिटी काउंसिल की मानी गई है, पूरे वर्ल्ड की। ठीक है फ्रेंड्स, डेविड कुशमैन ने सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन की संज्ञा दी है। डेविड कुशमैन ने क्या कहा है कि जो सुरक्षा काउंसिल है पूरे वर्ल्ड की क्या है? पूरे वर्ल्ड की पुलिस है। पामर तथा पार्किंस ने सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी माना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की कुंजी माना है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो इसका यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जो हमेशा के लिए हैं, और तथा 6 स्थायी अध्यक्ष होते हैं, अस्थायी, नॉन परमानेंट। ठीक है, परंतु 1965 से अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। 1965 से पहले कितने थे? 6 थे, और अब कितने हैं? 10। इसके कितने मेंबर होते हैं? अस्थायी, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और जबकि जो परमानेंट मेंबर हैं वो कितने हैं? 5 हैं। स्थायी मेंबर कौन कौन से? मैंने आपको पहले भी बताया था। एक आपका रशिया है, फिर उसके बाद आपका चाइना है, दोनों ही एशिया कॉन्टिनेंट से। फिर उसके बाद आपका फ्रांस, फिर ब्रिटेन, और फिर आपका यूएसओ। तो ये 5 मेंबर हैं। ठीक है, और जो ये परमानेंट मेंबर है यूएनओ के, दे हैव अ वीटो पावर। ठीक है, उनको क्या है? उनके पास क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर एक ऐसी पावर है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी बिल पास होगा या कोई भी डिसीजन लिया जाएगा यूएनओ में, तो अगर 193 मेंबर है, उसमें से 5 मेंबर ये मैं बता चुका हूँ। अगर इन 5 मेंबर में से किसी एक भी कंट्री को वो डिसीजन पसंद नहीं आ रहा, या वो रूल या वो कोई जो नया बिल है वो पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या कर देगा? वहाँ पे वीटो कर देगा। तो फिर वो सभी कंट्री को मानना पड़ेगा। तो वीटो पावर अपने आप में कितनी बड़ी पावर है। और इसी पावर की वजह से फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो जो चाइना है, चाइना ने सबसे ज़्यादा बार इंडिया के खिलाफ वीटो पावर का यूज़ करा है। कौन से मुद्दे पर? हमारे कश्मीर मुद्दे पर। इसके अलावा अमेरिका है, अमेरिका ने भी बहुत बार वीटो पावर का जो प्रयोग करा है इंडिया के खिलाफ। ठीक है, और अभी सबसे ज़्यादा जो कश्मीर मुद्दा है, ठीक है, उसमें अड़ंगा कौन डालता है? ठीक है, उसमें रुकावट कौन पैदा करता है वीटो पावर डालकर? चाइना। तो चाइना हमेशा वीटो पावर डाल देता है कि जो जम्मू कश्मीर वाला जो हमारा हिस्सा, जो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, उस मामले में लेकर। तो आगे देखते हैं वीटो पावर के बाद। होप्स आप सबको वीटो पावर समझ में आ गई होगी कि एक ऐसी पावर जिसको अगर इन 5 देश में से कोई भी एक देश मना कर दे, तो वो डिसीजन सभी सदस्यों को, जितने भी कंट्री हैं 193, 192, उन सबको मानना पड़ेगा उसको, डिसीजन को। ठीक है, तो कई बार इस बात का भी जिक्र होता है कि वीटो की जो पावर है, इसके परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। किन मेंबर की? वीटो, जिनके पास वीटो पावर है, तो परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी कंट्री है जिनका रिप्रेजेंटेटिव है 193 कंट्री, लेकिन ये तो एक तरह से क्या हो रहा है? बायस हो रहा है ना, पक्षपात हो रहा है ना। वो देश जिधर उनकी रुचि होगी, या जिधर उनका प्रोपेगेंडा होगा,
ठीक है, जो उनके इकोनॉमी का इंटरेस्ट होंगे, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे, तो वहाँ पे वो वीटो पावर करेंगे ही करेंगे। तो कई बार इस बात को मुद्दे को उठाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि जो वीटो पावर वाले देश हैं, परमानेंट देश हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और भारत अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर, वर्तमान आर्थिक शक्ति, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के आधार पर इस रिक्वेस्ट को, और इसके अलावा हमारे पास जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसके फंडामेंट पर, उसके बेस पर हम कहते हैं कि हमको भी क्या चाहिए, परमानेंट सदस्य बनना है। लेकिन इसमें कौन वीटो कर देता है? चाइना इसमें वीटो कर देता है बार बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं फ्यूचर में कब तक हमको वीटो पावर मिलता है। साथ में जापान भी कई बार इसमें कोशिश कर रहा है कि उसको भी वीटो पावर प्राप्त हो जाए। आइए देखते हैं, इनके पास वीटो का अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात सुरक्षा परिषद से किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनको सहमति देनी ही देनी है। लेकिन अगर इनमें से एक भी मेंबर ने असहमति दे दी तो वो क्या हो जाएगा, वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा फिर। ठीक है, तो ये वीटो पावर थी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को प्राप्त करने की अपनी दावेदारी रखता रहता है। भारत ने इसके लिए संगठन G4, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील का गठन किया है। और वीटो पावर पाने के लिए, परमानेंट पावर पाने के लिए भारत ने किसका, G4 नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है, जिसमें इंडिया, जिसमें जापान, जिसमें जर्मनी और ब्राज़ील, ये 4 देश हैं शामिल हैं। ठीक है, कॉफ़ी क्लब का निर्माण किया है। इसके अलावा जो आपका कॉफ़ी क्लब का निर्माण किया गया है, जिसमें पाकिस्तान, और इसी तरह से कॉफ़ी क्लब एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी परमानेंट पावर पाने के लिए, ठीक है, इंडिया के खिलाफ दूसरी तरफ से किसने मिलकर, पाकिस्तान ने, इटली ने, स्पेन ने, कनाडा ने, मैक्सिको ने, पाकिस्तान, इटली, स्पेन, कनाडा एंड मैक्सिको ने, इन कंट्री ने भी कॉफ़ी क्लब का स्थापना या फाउंडेशन करी है कि वो भी परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अगले वीडियो में ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 12 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी सीरीज़ के आगे, नॉन परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं और वो कितने साल के लिए बनते हैं। फिर उसके बाद अगले पार्ट को देखेंगे कि क्या इसकी कार्यप्रणाली होती है, और भी इसके जो इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, उनके बारे में भी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।